आप सभी का पुनः आज के इस वर्चुअल संवाद वेबिनार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, द कम्युन गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़े हैं। देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का द कम्युन गुरुकुल स्वागत करता है। आज के जो हमारे चीफ स्पीकर हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, जो आपको इस पूरे सेशन में बताएंगे कि किस तरीके से हिंदी की जो परास्नातक की परीक्षा होती है एंट्रेंस की, चाहे बीएचयू की, जेएनयू की या दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है और कम समय में, चूंकि अब एंट्रेंस आपकी बहुत ही नजदीक हो चुकी है, बहुत कम समय बचे हैं एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, तो आपको क्या किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको सहायक हो सकती है, वो सारी स्ट्रैटेजी आज शेयर करने के लिए मिस्टर सत्यम भारती सर उपस्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की है हिंदी साहित्य में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से परास्नातक हिंदी में इन्होंने की है। उसके बाद संप्रति ये एमफिल शोध छात्र हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, और साथ ही अभी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के हिंदी विषय में पीएचडी के लिए इनका नामांकन भी हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि सत्यम सर एक कवि भी हैं और हिंदी साहित्य की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के समय में साहित्य दरबार, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्यिक मंच के रूप में आज प्रतिष्ठित है, उसकी स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अपनी लगातार देश के कई जगहों पे अपने कविता पाठ से और अपनी लेखनी से प्रसिद्धि पाते हुए आज बहुत ही आने वाले बहुत ही कम समय के अंदर एक नई पुस्तक समीक्षा में उतरकर जो काव्य संग्रह है वो प्रकाशित होने जा रही है। तो उसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उन सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे जो हिंदी साहित्य से परास्नातक की परीक्षा देना चाहते हैं। हम सभी पुनः स्वागत करते हैं और सत्यम सर अब आप सभी से संवाद स्थापित करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्यम भारती द कम्युन गुरुकुल की टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं कि परास्नातक की पढ़ाई अच्छे विश्वविद्यालय जैसे जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इन सब की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले जरूरी ये चीज होती है कि हम जिस विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, वो विश्वविद्यालय कैसा है, उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को किस चीज के लिए बुलाया जाता है, वहां पे करियर की क्या गुंजाइश है, या फिर वहां पे स्टूडेंट को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो पहले इसी बातों पे विचार करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू लोग क्यों आना चाहते हैं? तो जेएनयू के लिए तो सबसे पहली बात है कि ये दिल्ली में अवस्थित है, और जिन किसी को भी यूपीएससी, पीसीएस या फिर उच्च शिक्षा की पढ़ाई करनी है तो उनके लिए जेएनयू बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुली रहती है। आप कभी भी आके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी आके वहाँ पे लोगों से मिल सकते हैं। तो जेएनयू इस चीज के लिए जाना जाता है। और यहाँ की एक कल्चर है वाद विवाद संवाद की। आप यहाँ पे ढाबे पे बैठकर अपने प्रोफेसर से, अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर वाद विवाद और संवाद कर सकते हैं। यहाँ पे ढाबा कल्चर बहुत ही फेमस है। और जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी रुचि जिस चीज की तरफ भी हो, चाहे आपकी रुचि नाटक में हो तो बगल में ये अपना आईएमसी है, अगर आपकी पत्रकारिता में है तो बगल में विश्वविद्यालय है पत्रकारिता की, अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो ये यहाँ के लिए ये जगह जो है वो बेस्ट है। और जिस किसी भी स्टूडेंट का जो परिवार की जो आय है वो 2 लाख से कम है तो उनके लिए यहाँ पे एमसीएम दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, 2000 रुपया पर महीना हर विद्यार्थी को दिया जाता है। और यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, और जिसे हॉस्टल नहीं मिल पाता उसके लिए डॉर्म की व्यवस्था है।
हाँ, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जेएनयू का जो फीस है वो बहुत ही कम है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो रहने का हॉस्टल का हो, या फिर हमारे हॉस्टल के खाने का हो। मात्र 283 रुपया यहाँ की फीस है पढ़ाई करने की। तो फीस के मामले में भी जो बच्चे गांव से आते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, वो आके यहाँ पे कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए सबसे सेफ जगह है। यहाँ पे आप कभी भी रात में पढ़ाई कर सकते हैं, जाके कहीं घूम सकते हैं। तो लड़कियों के लिए सेफ जगह माना जाता है। और जो बच्चे गांव से आते हैं, सुदूर अंतर केंद्र गांव से आते हैं, या फिर जो लड़कियां हैं, उनको यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है आपके रिटन एग्जाम में। तो जो बच्चे जब फॉर्म भरेंगे, जब जेएनयू का जो फॉर्म डालेंगे, उसमें इन सब खाकाओं को सलीके से फिल करना होता है। कभी कभी ये खाका हम लोग छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, चाहे आप गांव से आ रहे हो या फिर आप लड़की हो। तो ये सब चीजों को उसमें फिल करना पड़ता है। तो जो बच्चे गांव से आते हैं, या फिर जिनके पास पैसे का अभाव है, या फिर जो दिल्ली में रहने का सपना देखना चाहते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दोनों के लिए ये जो अपना प्लेटफॉर्म है जेएनयू का, ये सबसे बेस्ट है। अब आप बात करते हैं डीयू की। तो डीयू डीयू में सीट बहुत ज्यादा होता है, चूंकि जेएनयू में मात्र 38 से 40 सीट होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। हाँ, लेकिन डीयू में जो इतने कॉलेजेस हैं, उसमें आप कभी भी इंट्रेंस पास करके कहीं भी एडमिशन आप ले सकते हैं। जिनका एडमिशन जेएनयू में नहीं हो पाता है, वो अधिकतर लोग आकर डीयू में अपना नाम लिखाते हैं। लेकिन डीयू के साथ एक दिक्कत क्या है कि डीयू में हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, इसलिए वहां पे आपका जो खर्च है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो जिसको पीसीएस की तैयारी करनी है, हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है, या फिर किसी अन्य फील्ड में जाना है, वो डीयू में दाखिला ले सकता है। अब रही बात बीएचयू की, तो बीएचयू का जो हिंदी डिपार्टमेंट है वो सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदी की जो सबसे पहली पढ़ाई जो शुरुआत हुई थी, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हिंदी का साहित्यिक माहौल है, आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या फिर हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बीएचयू भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग जब अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उस क्लास में हम लोग तीनों यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हम अपना पढ़ाई करेंगे। अभी जब तक ये अभी एक चल रहा है कि तीनों यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक एग्जाम कराने का, लेकिन फिलहाल जब तक इस पर फाइनली मोहर नहीं लग जाता है, तब तक हमें तीनों यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैटर्न पर अध्ययन करना होगा। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए उसके किताबों का, उसमें किस किताब का अध्ययन किया जाए, इसका योगदान होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है? जी सर। हेलो। हाँ, सबसे पहले किताब कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, इस पे बात करते हैं। तो जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के नहीं हैं, जिनका बीएससी रहा है या फिर किसी और सब्जेक्ट से रहा है, वो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी की है, इसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन जो करना है, हमें नोट बना के करना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस किताब का भी अध्ययन करना होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये किताब हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। तो ये दो जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इससे हर साल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। ये जो किताब है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो जो हमारे मुख्य किताब हैं, जो हिंदी साहित्य के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसका निचोड़ इस पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, इस पुस्तक का अध्ययन हमें नियमित रूप से करनी है। अब है चौथी किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
इस पुस्तक का अध्ययन भी हमें करनी होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो कहीं ना कहीं छायावाद तक ही है। छायावाद का जो हिंदी साहित्य है उसका अध्ययन करने के लिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का अध्ययन करना होगा। उसके बाद अब आते हैं कि कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो जेएनयू में हिंदी से 100 सवाल पूछे जाते हैं और ये 2 घंटे का होता है टाइमिंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जेएनयू का जो सवाल पूछने का ढंग है वो बीएचयू और डीयू से थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा हाई ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत ही कम है। तो जेएनयू का जो एंट्रेंस होता है उसमें 100 सवाल हिंदी के पूछे जाते हैं, जिसका समय 2 घंटे का होता है और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बीएचयू के जो स्नातक की पढ़ाई के लिए जो एंट्रेंस होता है उसमें 120 सवाल पूछे जाते हैं और टाइमिंग 2 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 3 गलत उत्तर पर 1 सही उत्तर का मार्क्स कट जाता है, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 100 सवाल पूछे जाते हैं, इसका समय भी 2 घंटे का होता है और यहाँ पे हर सवाल 4 नंबर का होता है और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें इसके लिए, कौन कौन से अध्याय इसके लिए जरूरी होता है। जैसे प्रारंभिक हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इससे हर साल लगभग हर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में लगभग 25 से 30 सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आदिकाल जिसमें आप विद्यापति का अध्ययन करेंगे, आप खुसरो का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल जिसमें सुर तुलसी, रीति काल जिसमें आप बिहारी घनानंद, ये जो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, ये 3 काल ऐसे होते हैं जिससे हर साल लगभग 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आधुनिक काल, जिसमें आपका भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन और साठोत्तरी कविता, इससे भी सवाल हर साल पूछे जाते हैं। फिर है हिंदी कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, नाटक और एकांकी, इससे भी हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इस पर विस्तार से हम अध्ययन क्लास में करेंगे कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर हम विस्तार से बात क्लास में करेंगे। कथेतर गद्य, जो कथा से इतर गद्य होता है, जैसे जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य। अधिकतर बच्चे ये क्या करते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और कविताओं को पढ़कर समझ जाते हैं कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन जो कथेतर गद्य है इससे हर साल 15 से 10 सवाल पूछते हैं और यही अंतर पैदा करता है रिजल्ट में। तो हमें कथेतर गद्य का भी अध्ययन बहुत ही सलीके से करना है। जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य। फिर आता है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो जेएनयू में पिछले साल तक पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र से सवाल बहुत कम ही पूछे जाते थे, लेकिन जो पिछला एंट्रेंस हुआ है उसमें इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी लेकर चलना है। और भारतीय काव्य शास्त्र सर्वाधिक जो है सो पूछा जाता है बीएचयू की परीक्षाओं में। तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वो किताब बहुत ही जरूरी है। अगर उससे इतर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको इसका नोट्स मुहैया कराएंगे। फिर है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। भाषा में हिंदी भाषा का विकास कैसे हो रहा है, भाषा शास्त्र क्या है, भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें भी बीएचयू में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और जेएनयू में भी ये सारी सवालें पूछी जाती हैं। ये अब है हिंदी पत्रकारिता, प्रमुख पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मेलन, सभा और संस्थाएं, परियोजन मूलक हिंदी और विविध। इससे भी मतलब ये अप टू डेट, यानी आज तक जितने पुरस्कार लोगों को मिले हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, या फिर सरस्वती सम्मान हो, या फिर विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हो रहा है, मतलब ये 7 नंबर जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की तरह होता है, इसलिए इसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है।
अब है अस्मितावादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का अध्ययन। ये जो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये जो विमर्श का जो एक पूरा माहौल बना है, पूरा माहौल चला है हिंदी साहित्य में, इसके लिए भी ये टॉपिक भी बहुत जरूरी हो गया है। इससे कम से कम जेएनयू में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो आपके लिए जरूरी सिद्ध हो सकता है। अब है तैयारी की योजना कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय का फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है, खास करके जेएनयू का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो सुदूर अंतर केंद्र यानी गांव से जो बच्चे आते हैं, जिसे क्वारटाइल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो लड़कियां गांव से आई हैं पढ़ाई करने के लिए उसको 5 मार्क्स दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। तो जब भी आप फॉर्म डालेंगे जेएनयू का, तो फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरेंगे और सारे खांचे को ध्यानपूर्वक भरेंगे, जिससे आपको अपने रिजल्ट में, आपके रिजल्ट में इसका फायदा मिल सके, क्योंकि 1-2 नंबर से ही लोग सिलेक्शन होने से रुक जाते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय का जब भी आप फॉर्म भरें, चाहे वो आपका जेंडर हो, चाहे वो आपका कैटेगरी हो, चाहे आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और तो इन सब चीजों का खासा ध्यान रखेंगे ताकि आपको आपके रिजल्ट में इसका फायदा आपको मिल सके। फिर दूसरा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी और बच्चन सिंह की पुस्तकों का अध्ययन करना है नोट बनाकर। आप जब नोट बनाकर पढ़ाई करेंगे तो जब एग्जाम का अंतिम समय होता है, उस समय आप जो है उसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको उतने मोटे मोटे पुस्तक को उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंतिम समय में जो रिवीजन करने के लिए होता है, उसके लिए नोट आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी और बच्चन सिंह की पुस्तकों का आप अध्ययन जो है वो नोट बनाकर करेंगे और सही से करेंगे। फिर है गोविंद पांडे की पुस्तक का नियमित रूप से अध्ययन। गोविंद पांडे की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इस पुस्तक का आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। इससे भी हर साल लगभग 40 से 50 सवाल आपको आ जाएंगे। फिर है तैयारी करने के बाद नेट, जेआरएफ और विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नों का अवलोकन करें। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हो पाई है, आप कितने सफल हैं और आपके अंदर ज्ञान की क्षमता कितनी है, इसका इससे पता चलेगा। जब आप नेट, जेआरएफ और विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, उसका बार बार अवलोकन करें, और जो सवाल आपके बार बार गलत हो रहे हैं उसको एक कागज पे लिखें और उसका अध्ययन नियमित रूप से करें, जिससे आपका जो है सो तैयारी और भी अच्छा होता जाएगा। फिर है परीक्षा के कुछ दिन पहले प्रश्नों को सॉल्व करें। हो सके तो लैपटॉप या मोबाइल में ऑनलाइन अभ्यास करें, क्योंकि जब हम बीएचयू, डीयू और जेएनयू की बात करते हैं तो तीनों जगह की परीक्षाएं जो है सो अब ऑनलाइन होने लगी है। तो होता क्या है कि जब बच्चे यहाँ पे कागज पे तैयारी करते हैं और वहां जाते हैं तो कंप्यूटर के सामने उनका जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करता है, और वहां पे आदमी जो है सो 1-2 बार गलत विकल्प चुनकर चला आता है और 1-2 क्वेश्चन का ही सब खेल होता है। तो हमें परीक्षा से पहले इतना अभ्यास कर लेना है कि हम वहां जाकर ऑनलाइन परीक्षा में अपने आप को कॉन्शियस कर सकें। फिर है पुराने पढ़े तथ्यों और नोटबुक का बार बार रिवीजन करें। जितना भी आप पुराने तथ्यों को पढ़े बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से क्या होता है, वो चीज नया होते जाता है, और हमारा मानव का जो दिमाग होता है वो नई चीजों को जब ग्रहण करता है तो पुरानी चीजों को भूल जाता है। तो इसलिए हमें इसका बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक। फिर है परीक्षा हॉल में अतिरिक्त टेंशन ना लें और विकल्पों का चयन ध्यानपूर्वक करें। जैसे मैं पहले ही बात किया कि जब बच्चे यहाँ पे कागज पे परीक्षा का प्रश्न सॉल्व करते हैं और वहां पे जब लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक टेंशन हो जाता है और वो चूज करने का भी तो चूज हो जाता है उनसे सी। तो विकल्पों का जो चयन करना है उसको ध्यानपूर्वक करना है। ये हमारे पढ़ाई का और स्टडी का किस तरह से हम अध्ययन करेंगे, इसका एक सलीका था, एक पैटर्न था। अब है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जैसे डीयू, बीएचयू, उसमें सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि कामायनी के रचनाकार कौन है,
और कामायनी का प्रकाशन कब हुआ, कामायनी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे, यानी प्रमुख रचना, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। इस तो सबसे पहले एक पहला जो सवाल है, सवाल पूछने का जो तरीका है वो है प्रमुख रचना, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। दूसरा आता है आलोचनात्मक कथन। आलोचनात्मक कथन में क्या पूछता है, जैसे कह देगा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन कौन कहते हैं? तो ऑप्शन दे देगा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो इस तरह का कथन भी अब हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, खास करके जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाने लगे हैं। तो आलोचनात्मक कथन से सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। फिर है काव्य पंक्तियां और उसका अर्थ। तो इसमें कैसे पूछेगा कि सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। यह काव्य पंक्ति किन की है? ऑप्शन दे देगा आपको अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर अज्ञेय होगा। तो काव्य पंक्तियां और उसके अर्थ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें यह भी दे सकता है कि इस पंक्ति में सांप किसका प्रतीक है, या इस पंक्ति का भावबोध क्या है। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर है मिलान कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 3-4 रचनाकार या फिर 3-4 पंक्तियां दे दिया जाता है और उसका सामने का जो क्रम होता है वो उलट पुलट कर दिया जाता है। फिर नीचे कूट दिया रहता है कि ए का बी, बी का सी, सी का डी। तो इस तरह से मिलान करने का एक सवाल आता है। फिर है तर्क और कथन। ये पहले नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछी जाती थी, लेकिन अब जेएनयू की परीक्षाओं में पिछले बार लगभग 10 सवाल पूछे गए हैं तर्क और कथन का। इसमें आपको दे देगा स्थापना, असर्शन, नंबर ए, भारतेंदु योगिन गद्य की भाषा तो खरी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। अब तर्क देगा आर में, क्योंकि भारतेंदु योगिन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। अब कूट देगा ए सही और आर गलत, ए गलत और आर सही, ए गलत आर गलत, ए सही और आर सही। तो हमें जब हम किताब हिंदी साहित्य की मूल किताब यानी रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश, ये बच्चन सिंह, इन सब का जब अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी कि हम कथन के हिसाब से कथन देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये कथन सही है कि कथन गलत है। फिर हमें उस हिसाब से इसका चयन करना पड़ता है। फिर है एक से अधिक विकल्प सही या गलत। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो उसमें जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं होती हैं और एक रचना किसी और की होती हैं, तो हमें उस विकल्प का चयन करना पड़ता है। फिर है लेखक और रचनाओं का सही क्रम। तो कुछ रचनाएं दे दी जाती हैं, उसको कहा जाता है कि आप समय के हिसाब से इसका क्रमबद्ध करें, इसको सलीके से सजाएं। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं, लेखक और रचनाओं का सही क्रम। फिर है हिंदी की प्रमुख पुस्तकों का विषय वस्तु और लेखकों का जन्म काल। कभी कभी प्रमुख जो लोकप्रिय रचनाएं रही हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जैसे कामायनी हो गया या फिर पद्मावत हो गया या फिर आप रामचरितमानस को ले लें, तो उसका मुख्य विषय वस्तु भी पूछ लेता है। और फिर लेखकों का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ, ये भी सवाल पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो फिर आगे बात करते हैं कि हम लोग क्लास में किस तरह से पढ़ाई करेंगे, क्लास की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास में इस बात पे ध्यान रखेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो समय का बंटवारा है हिंदी साहित्य के लगभग 1000 सालों का, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उनकी प्रवृत्तियों पे बात करेंगे, प्रमुख रचनाओं पे बात करेंगे। और जिस भी व्यक्ति को, जिस भी छात्रों को कोई डाउट होगा, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा क्लास के अंत में। हर काल से पूछे गए प्रश्न और उसके प्रकार का अवलोकन। कभी कभी क्या होता है कि आदिकाल, भक्तिकाल से असर्शन बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी वहां से सिर्फ रचना और रचनाकार का नाम ही पूछा जाता है। तो किस किस काल से कितना कितना सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा और इस हिसाब से हम लोग क्लास की पढ़ाई करेंगे। हर क्लास के अंत में प्रश्न पूछना, विद्यार्थी को क्लास करने के बाद
अंतिम का जो 10 मिनट 20 मिनट का समय होगा वो सवाल पूछने के लिए होगा कि आपका डाउट क्या है, आपका डाउट उसमें क्लियर कराया जाएगा। फिर इसके बाद हम टेस्ट सीरीज पे आएंगे, जिसमें हम लगभग 4 से 5 टेस्ट सीरीज करेंगे। जब क्लास सब खत्म हो जाएगी तो 4 से 5 टेस्ट सीरीज करेंगे और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि कहाँ क्या गलती हो रही है और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग करेंगे। फिर हैंड रिटन नोट, पीडीएफ और भी संबंधित मटेरियल व्हाट्सएप के माध्यम से जो ग्रुप बनेगा उसमें आप लोगों को मुहैया कराया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। लगभग 25 क्लास लेने की बात हम लोगों ने की थी। तो 25 क्लास लेने के बाद भी अगर छात्रों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो अगर छात्रों की इच्छा होगी कि हम आगे भी पढ़ाई करें और आगे जारी रखें जब तक परीक्षा ना हो जाए, तो हम लोग इस पर भी आगे आगे की क्लास को भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक खांचा है क्लास में किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे ये हमारा होता है। और आप लोगों को एक बात बता दें कि हम लोगों की जो क्लास है वो 5 मार्च से प्रारंभ होंगी और आपको इसके लिए द कम्युन गुरुकुल के जो ऑपरेटर हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक वही लोग प्रदान करेंगे आपको। तो 5 मार्च से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा का समय भी अब नजदीक आने वाला है और चूंकि अभी लेट हो गया है तो फॉर्म जो है सो बहुत जल्दी जल्दी भराएगा और लगभग रखिए कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा आपको मई तक हो जाएगा। तो हमें अभी से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि कट ऑफ जो है सो बहुत हाई इसका जाता है। तो इसलिए हमें अभी से अध्ययन करने की जरूरत है और अभी से अध्ययन करेंगे तो तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द कम्युन गुरुकुल की तरफ से एक ये बीएचयू बीए आर्ट्स के एंट्रेंस के लिए कोर्स कराया जा रहा है। तो जो आपके संपर्क में होंगे उनको आप ये बताएं और उनसे कम्युन गुरुकुल के लोगों से संपर्क करें, तो ये आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। फिर एक और कोर्स ऑफर है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एमए के लिए। तो आप लोग जो इच्छुक हैं यहाँ अनिमेष से आप संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग अपनी क्लास जो है सो कम्युन गुरुकुल की क्लास जो है सो बीए एमए हिंदी की क्लास जो है सो 5 मार्च से स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, तो हम लोग सवाल पे जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो हम लोग सवाल जो आपके मन में हो रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है उस पर आप लिख के दे दें, तो हम लोग इस पे क्लास में जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और आप लोग यहाँ आए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इसमें से बहुत लोग क्लास में मिलेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं कि ये जो सहतीर है पलकों पर उठा लो यारों, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। ये जो सहतीर है पलकों पर उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को हार्दिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनिमेष। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम सर। आप सभी को सत्यम सर ने अभी उन सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में और किस तरीके से आपको बीएचयू जेएनयू और डीयू के लिए एक तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाना है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जामिनेशन के क्या सिलेबस हैं, उसके बारे में सर ने एक बहुत अच्छा आउटलाइन आप सभी को दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सत्यम सर को 3 यूनिवर्सिटी का अनुभव है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें इस तरीके का एक्सपीरियंस मिला है अपने लाइफ में कि उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी को के साथ वो संबंधित रहे हैं। और इसीलिए और साथ ही चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली हो या फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से उनका अभी संबंध होने जा रहा हो, ये जो उनकी एक्सपीरियंस है ये आप सभी के लिए काम आएगी। अभी जो जिस कोर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं वो दरअसल द कम्युन गुरुकुल जो प्लेटफॉर्म है स्कॉलर्स का, वो एक क्रैश कोर्स ला रहा है आपके जेएनयू बीएचयू और डीयू तीनों यूनिवर्सिटी के जो आपके एमए हिंदी का जो आपका एंट्रेंस होगा उसके लिए एक 25 डे का क्रैश कोर्स है, एक रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल,
हैंड रिटन नोट, क्लास एक्सप्लेनेशन, लाइव क्लास, और इसके साथ ही आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को आपको डिस्पेल किए जाएंगे उन लाइव क्लासेस में। उसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जो क्लास है आपको 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो आप thecommunegurukul.com हमारा वेबसाइट है, उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसके साथ ही द कम्यून गुरुकुल में BHU के लिए BA आर्ट्स और सोशल साइंस और कॉमन एंट्रेंस जो पैटर्न की बात हो रही है, उस पैटर्न पे हमारा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो उसमें अगर आपके जूनियर्स, क्लास 12 के स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन तक ये बात शेयर कर सकते हो कि BA आर्ट्स और सोशल साइंस की कोर्सेज, और साथ में MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिंदी, MA फ्रेंच जैसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, BHU, JNU, DU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अलग अलग कोर्सेज हमारे यहाँ मिलती हैं। तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हो thecommunegurukul.com पे। और हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8860540024, उस पे भी आप अपनी सारी क्वेरीज को रख सकते हो। और अगर हिंदी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेरीज है, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो सत्यम सर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जो आपकी क्वेरीज हैं वो ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू आप रख सकते हैं, और उसके बाद सर आपसे सारी वो बेस्ट सजेशंस और आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को सर क्लियर करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में आप सभी एक बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी का मैं और हमारी पूरी टीम द कम्यून गुरुकुल की बहुत आभारी है आपकी। और हम सभी ये आशा करते हैं, ये उम्मीद और ये विश्वास करते हैं कि एक बहुत अच्छा एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ आप सभी बढ़ेंगे, और निश्चित ही आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप सभी सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिनकी भी क्वेश्चंस हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी पिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।